मालियाती इदारे हैं उन तमाम ने मईशत की सिमत के हवाले से और जो मुस्बत इक़दाम उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से उस पर रोशनी डाली। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जब ब्लूमबर्ग ये कहने लगे कि जी आपकी इकॉनमी जो है वो एक अच्छी और एक मुस्बत सिमत में जा रही है। और जब वो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हो, यूएनडीपी की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट जब पॉजिटिव इंडिकेटर्स की निशानदेही करती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की कामयाबी है। और हुकूमत ने इस पे पहले दिन से ही तमाम तर अपनी तवज्जो मईशत पे मरकूज़ रखी थी। और पीडीएम का जो 16 माह का एक दौर था उसका अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। डिफ़ॉल्ट की बातें लोग करते थे, सियासी जमातें डिफ़ॉल्ट की बात करती थी, मगर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि बहुत कलील मुद्दत के अंदर ना सिर्फ IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ बल्कि एक्सचेंज रेट, उस वक्त एक्सपोर्टर्स परेशान थे कि एक्सपोर्ट के हवाले से पता नहीं लगता था कि किस एक्सचेंज रेट पे जो है वो अपनी अशिया जो है वो फराहम करें। और एक्सचेंज रेट की इतनी फ्लक्चुएशन थी कि 10-10 रुपए का फ़र्क पड़ता था हर 2-3 दिन बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए हम वहाँ से, उस पोजीशन से हम जिस पोजीशन पे आए हैं ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि हौसला अफजा पेशरफ्त है। और एक इमरान न्याजी साहब का दौर था जिसके अंदर आपने देखा कि ना सिर्फ मईशत जो थी वो तबाही के धाने पे आ खड़ी हुई बल्कि दोस्त ममालिक की तरफ से भी जो उस हुकूमत का रवैया था बहुत सारे दोस्तों को नाराज़ किया गया और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे आइसोलेशन का शिकार हुआ। और हमने देखा कि किस तरीके से तोशाखाना के तहाइफ बेचे गए, किस तरीके से सीपैक के हवाले से आप देख लें जो उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक था। और वहाँ से मुल्क को इस जगह पर लाना मैं समझता हूँ बड़ी काविश है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने जिस तरीके से मईशत को उठाया है, मईशत को मुस्तहकम किया है, दोस्त ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है और जो बिज़नेस टू बिज़नेस एग्रीमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। हाल ही में UAE का 10 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी के लिए उन्होंने मुख्तस किए, ये रकम, ये बहुत बड़ी रकम मुख्तस की और एलोकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सऊदी अरब के साथ हमारे मामला चल रहे हैं। कल हुकूमत चीन की दावत पे वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं चीन के दौरे पर और ये चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा वहाँ पे शेंज़न में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तान से 100 से ऊपर टॉप के बिजनेसमैन का एक वफ्द आज रवाना होगा क्योंकि अब बिज़नेस टू बिज़नेस जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फाइनल शक्ल देनी है, उनको हतमी शक्ल देकर तो बिज़नेस टू बिज़नेस ग्रोथ को इनकरेज करना है। तो ये बिज़नेसमैन का एक डेलीगेशन जो अपने ख़र्चे पे जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद से रात ये बिज़नेस डेलीगेशन रवाना होगा और ये बहुत बड़ा बिज़नेस डेलीगेशन है। माजी में इतना बड़ा बिज़नेस डेलीगेशन कभी पहले नहीं गया और मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस डेलीगेशन का जाना और शेंज़न में पाक चीन बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। और B2B मीटिंग्स होंगी, बिज़नेस टू बिज़नेस, और जो हमारे हर सेक्टर के IT सेक्टर, स्टील सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, हर सेक्टर से जो है वो कारोबारी शख्सियात चीन जा रही हैं और वहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ जब इनकी मीटिंग्स होंगी तो शराकत दारी जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। और बामी शराकत दारी से मैं समझता हूँ कि जब मंसूबे जो हैं वो फाइनल होंगे और मुआहदे तय पाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी,
तो मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। अब इस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पे आईटी के शोबे में भी MOU साइन होने जा रहे हैं। आईटी ट्रेनिंग्स के हवाले से एक खुशखबरी है जो वक्त आने पे कौम को देंगे, नौजवान नस्ल के लिए। तो देखिए ये वो काम है करने वाले कि कौम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए नौजवान नस्ल को आईटी की ट्रेनिंग्स दी जाएं, बिज़नेस सेक्टर में नौकरियां पैदा की जाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, बिज़नेस सेक्टर को फ़रोग़ दिया जाए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये दौरा एक संग मील साबित होगा पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के अंदर। और बीजिंग के अंदर जो चीनी क़यादत से मुलाकातें हैं उस हवाले से भी भरपूर तैयारी की गई है। और बिज़नेस फोरम, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आईटी सॉफ्टवेयर पार्क का भी वहाँ पे दौरा रखा गया है। और ये जो MOUs वहाँ पे साइन होंगे मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मैं समझता हूँ कि इससे मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम भी मिलेगा। और ये तारीख़ी दौरा जो चीन का होने जा रहा है, ये पहले कभी इस तरह की गर्मजोशी देखने में नहीं आई। तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरे से बड़े मुस्बत नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। और देखिए इकॉनमी का आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि जो आज पाकिस्तान का इदारा शुमारियात है उसने जो स्टेटिस्टिक्स आज जारी किए हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। यानी 29 माह में कम तरीन सतह पे महंगाई पहुंची है। 29 माह में कभी इतनी महंगाई कम नहीं हुई थी जितनी कि इस माह उन्होंने रिपोर्ट की है मई के महीने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024 का, 47 बरसों बाद वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा कमी उसमें रिकॉर्ड की गई है, 47 बरसों बाद। और पिछले साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। यानी 38% से ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है उसका 11% पे आ जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पिछले माह अगर आप अप्रैल से कंपेयर करें तो अप्रैल में महंगाई की शरह, अफराते ज़र की शरह 17.34% थी और इस माह वो 11% पे आई है। और जो प्रिडिक्शन की जा रही थी, जो फिगर्स दिए जा रहे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि 17 से 13% पे आ जाए। जो मुल्क के नामवर इदारे हैं, मालियाती इदारे, जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि जी अप्रैल में 17% है तो मई में महंगाई जो है वो 13% पे आ जाएगी। मगर तवक्कुआत के बरक्स ये एक खुशगवार जो है वो पेशरफ्त है कि वो 13 नहीं 11% पे आ गई महंगाई। तो मैं समझता हूँ कि ये फूड इन्फ्लेशन को आप देख लें, खाने पीने की अशिया में जो एक महंगाई पाई जाती थी उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है। और दर्जा बदर्जा शहरों में, देही इलाकों में, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट आया है। और अगर आप कंपैरिजन करें पिछले एक साल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में इतनी कमी कभी भी वाक़ई नहीं हुई थी। और इसकी वजह क्या है? ये जो तमाम मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं ये बाकायदा रिकॉर्डेड हैं, पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है उसकी तरफ से जारी करना है। इसकी वजह यह है कि एक संजीदा हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है और वो इक़दामात कर रही है आवाम की भलाई के लिए। पेट्रोल को आप देख लें, एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये कमी हुई है, 25 रुपये। और अब आगे किरायों में कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़ई होगी, जो खाने पीने की अशिया की अफराते ज़र है वो पहले ही नीचे आ चुकी है। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, रुपया मुस्तहकम हुआ। जब मैं एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा था कि जब एक्सपोर्टर कोई रेट तय करते थे तो 10 दिन के अंदर रुपये का जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में वो और ज़्यादा गिर जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, उसमें कमी वाक़ई हुई है। आईटी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इशारे जो हैं ये किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई भी कम है, मुल्क के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, किसी ज़माने में हमारे पास बहुत कम कवर होता था 15 से 20 दिनों का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह का कवर हमारे पास मौजूद है।
तो ये तमाम तर चीज़ें, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, जो कारोबारी तबका है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, उनकी हौसला अफजाई होगी, जो बाहर दौरे हो रहे हैं उससे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये बड़ी कलील मुद्दत के अंदर आई हैं। और देखिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की तरजीह ये है कि जो कम आमदन वाला तबका है उस पर कम से कम बोझ डाला जाए और अशराफिया पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जाए, जो इसकी सकत रखते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बजट के हवाले से भी मशावरत जारी है, आज भी उस पर मीटिंग हो रही है। तो ये मुल्क के अंदर एक जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, एक जो माहौल है, ये साजगार है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बल्कि ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है। और देखिए महंगाई में इतनी कमी, तवक्को के बरक्स वाक़ होना, ये अल्लाह ताला का करम है। और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है कि उन्होंने पहले दिन आते ही अखराजात कम किए, अभी तक काबीना जो है वो तनख्वाह नहीं ले रही, अखराजात में कमी की, ना सिर्फ अखराजात में कमी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो टैक्स का हदफ है, आप देखें कि 15 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ मई के महीने में। FBR का जो टारगेट था, FBR ने उस टारगेट को एक्सीड किया। लोग कहते थे कि जी ये हो नहीं सकता कि टैक्स रिफॉर्म आ जाए। अब FBR की डिजिटलाइजेशन हो रही है, जदीद बुनियादों पे उसको डिजिटाइज़ किया जा रहा है और उसमें फ़ॉरेन फंडिंग है जिसके ज़रिए उसको डिजिटाइज़ किया जा रहा है और उसमें वर्ल्ड बैंक की भी शराकत दारी है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे, जब भी वो खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने हमेशा मईशत के हवाले से इस्लाहात की बात की है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं और उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। तो कौम से ये भी अपील करते हैं कि दुआ करें कि चीन का दौरा जो है वो कामयाब तरीन दौरा रहे और कौम के लिए वहाँ से बड़ी खुशखबरी लेके आएँ और जो MOUs वहाँ पे साइन हों वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। और हम इस पे वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन भी सुबह 7 बजे मीटिंग की, जिस तरह यहाँ पे डेंगी के दौर में मीटिंग्स होती थी सुबह 6 बजे उठ के, तो वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा झंझोड़ा, थोड़ा जगाया है। 7 बजे मीटिंग की है और तमाम सेक्टर्स की खुद ब्रीफिंग ली है कि तैयारी भरपूर होनी चाहिए कि जब हम किसी मुल्क जाएं तो उनको पता लगे कि पाकिस्तानी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, इसी में हमारी इज्जत है। तो ये जो दौरा है 4 रोज़ा दौरा, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी तवक्कुआत भी हैं और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी PM के हमरा जा रहा है, तो उससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आएंगे। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, हर रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। स्टॉक मार्केट में जो पॉइंट्स का इजाफा है गैर मामूली इजाफा है। और देखिए ये तमाम तर चीज़ें आपस में मुताबिकत रखती हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी हो, महंगाई जो कम हुई है, एक रिकॉर्ड कमी उसमें वाक़ हुई है, वो 11% पे आ गई इस महीने। फूड इन्फ्लेशन में कमी वाक़ हुई है, 38% से महंगाई 11% पे आना हो 74 साल में। बहुत कम आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जहाँ पे इतनी जल्दी महंगाई जो है वो कम हुई हो। यानी पिछले साल 38% थी, इसी महीने में अब 11% पे आ गई है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो, तजारती खसारे में कमी हो, IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना हो, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए हैं कि एक संजीदा हुकूमत है जो अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहती है, जो तमाम ममालिक के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जो सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहती है, जो पाकिस्तान में बिजनेस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। तो ये तमाम तर फैक्ट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैंने आज सियासी बात नहीं की क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है महंगाई वाली, उसके साथ साथ चीन का दौरा है, तो कभी कभार सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यानी हर वक्त जो है वो मनफी खबरें भी आ रही होती हैं, जी क्राइम रेट में इजाफा हो गया, जी फ़लाँ जगह फ़लाँ वाक़या हो गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सेलिब्रेट करना भूल गए हैं कौम के तौर पे। अब देखें ना, क्रिकेट में हम एक नई टीम लेके आए हैं, जो ट्रांसमिशन जो है वो चलेगी क्रिकेट की। हमने एक लुक चेंज किया है और बैरून मुल्क से 1-2 लोगों को हम लेके आए हैं। तो हम क्रिकेट को भी सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और कौम को खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे मईशत के हवाले से भी, बैरूनी दौरों के हवाले से भी।
तो हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए, और इस तरह की जो खुशियाँ आती हैं इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, एक एक करके करना चाहिए। साहब ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं चाइना और CPEC माजी में बिल्कुल डाउन द ड्रेन चला गया, बहुत नीचे चला गया। क्या जो उन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और दूसरा CPEC की रिवाइवल का प्लान देखिए, दूसरा एक ट्वीट का बड़ा रौला पड़ा हुआ है, वो समझ नहीं आ रही कि कर किसने दिया उसके ऊपर, चूंकि आप वज़ीर इत्तलात हैं तो क्या उसके ऊपर कोई प्रोब होगा और वो पता चलेगा कि असल बंदा कौन है उसके पीछे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि CPEC के हवाले से ये इसका एक अगला फेज समझिए इसको, कि वज़ीर आज़म का बहुत फोकस रहा है चीन के साथ ताल्लुकात है। वो वज़ीर आला पंजाब भी थे, तो हमेशा चीन के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने 2014 के अंदर जो मुआहदे साइन किए थे और $64 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, मैं समझता हूँ कि CPEC जितनी तेज़ी से मियाँ नवाज शरीफ के दौर में चला, किसी और दौर में नहीं चला। और उसमें वो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन हो, वो तवानाई के मंसूबे हों, बिजली के मंसूबे हों, वो इंडस्ट्रियल जोन्स हों, वो गवादर का पोर्ट हो, ये तमाम चीज़ें जो है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुई और शहबाज शरीफ साहब उसमें उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इस CPEC को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि CPEC के तहत जो मंसूबे थे वो बिजली की तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस दौरे से CPEC का एक नए फेज़ का आगाज़ होगा, एक नई जिद्दत आएगी, एक नई आप देखेंगे कि इसमें तवानाई आएगी। और जिन्होंने रोका वो ट्वीटें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ट्वीट नहीं किया था। तो यही होता है कि जब आप CPEC को रोकते हैं और मुल्क में सरमायाकारी का रास्ता रोकते हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं ट्वीट मेरी थी या नहीं थी मैं नहीं जानता। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सियासी जमात का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो तजादात का मजमुआ है। कॉलोफेल के तजाद की अगर आपने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखनी हो तो इससे बड़ी आपको नहीं मिलेगी, कि जहाँ पे हर की हुई बात पे मुकर जाने को एक फ़ख्रिया पेशकश के तौर पे रखा जाता है। तो ट्वीट की नहीं की, आधी पार्टी कहती है हमने की, आधी पार्टी कहती है हमने नहीं की। तो मसला इनका अंदरूनी है, और मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लें। डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अब बेचारे शेर अफजल मरवत बहुत पॉपुलर हो गया था, और आप यकीन माने देखिए उसकी पॉपुलैरिटी है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लोग उसको सुनते हैं, उसकी एक पॉपुलैरिटी थी। अब वो खाइफ है उसकी पॉपुलैरिटी से, उसको साइडलाइन कर दिया। पार्टी के अंदर लड़ाई डली हुई है कि किस ग्रुप ने आगे आना है। अलीमा खान ग्रुप आगे आएगा, बुशरा बीबी ग्रुप आगे आएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब एक ग्रुप कहता है कि जी हम तो ये 1971 वाले बयानिए को ओन करते हैं, एक ग्रुप कहता है नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चाहिए इनको कि ये अपना छोटा सा एक बना लें सिस्टम, जहाँ पे ये आपस में ही तय कर लिया करें कि पार्टी ने क्या करना है क्या नहीं करना। मईशत टेक ऑफ कर रही है, ये इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम इनकी पार्लिमानी पार्टी आए उसमें हिस्सा डालें, वरना नहीं डालना चाहते तो ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला आगे निकलेगा। इदादुल-शुमार की जो कि बात हो रही है जी, ये भी फरमा दीजिए, ये भी इदादुल-शुमार आए थे कि मुल्क में जो बैरूनी जमात है वो मुल्क में 50 साल की सतह पे नीचे आ गई थी, कि सबसे कम तरीन सतह पे आ गई थी। जरा इसके ऊपर भी कमेंट। मैं समझता हूँ कि दूसरा भी ले लीजिए, अभी चूंकि आपने एक ट्वीट का भी जिक्र किया, ये फरमा दीजिए कि हुकूमत सरकारी सतह के ऊपर उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं कर देती? किस रिपोर्ट को? उसी हकूक़-ए-माल कमीशन रिपोर्ट को, जिसके हवाले से वो ट्वीट है कि 50 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसकी वजह से अवाम के अंदर बड़ी चहमगोलियाँ हो रही हैं कि असल रिपोर्ट है क्या। अगर वो रिपोर्ट सरकारी सतह के ऊपर अगर वो पब्लिश कर दी जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी कन्फ्यूजन। आप दे दें दरखास्त, अगर आपने लेनी है आप कोर्ट में दरखास्त दे दें। हम तो देखिए इस वक्त मईशत पे टोटल फोकस है, और हम चाहते हैं कि ये मुल्क टेक ऑफ करे और ये मुल्क एशियन टाइगर बने और ये अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। और जो 1971 के हवाले से बयानियाँ बनाया जा रहा है, तो अपने आप को शेख मुजीब कह रहे हैं, ये भी बता दें मुफ्ती बाइनी कौन है, ये भी बता दें कि इसमें इंडिया का किरदार कौन अदा कर रहा है। देखिए तारीख को मसख नहीं आप कर सकते। आप इस मुल्क में पाकिस्तान खपे का भी नारा लगा है। इस मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ ने बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, जेल गए, कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। ये पहली दफ़ा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाएं कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है, 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है? बट ये कह देना, देखें मैं एक सियासतदान हूँ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई सियासी लीडर, ना कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पाकिस्तान सबसे पहले है। आप कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप 1971 को प्ले अप करेंगे, आधी जमात गुड कॉप खेलेगी, आधी बैड कॉप खेलेगी।
सबको नज़र आ रहा है आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या साजिश है इस मुल्क में, क्या जहन साजी कर रहे हैं, क्यों आपने 9 मई के हमले कराए थे। ये सारी बातें लोगों के सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी वो नहीं है। देखिए जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसकी बेसलाइन ठीक नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि उस कंपैरिजन को ड्रॉ करना चाहिए था, कोई वेरिएबल रखते उसका। तो मैं तो जो इजाफा देख रहा हूँ, तजारती खसारा कम हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है साथ, ये मुमकिन नहीं है। इन फिगर्स को वेरीफाई करना चाहिए और इसकी बेसलाइन, उसके वेरिएबल्स को भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हैं। एक एक करके कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाराज दोस्तों ने अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया, परचम भी सेलेक्ट कर लिया, दोस्तों से रास्ते भी शुरू कर दिए जो नाराज थे। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन नाराज दोस्तों को बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई तो यहाँ तक बात पहुंची कि नहीं? देखिए मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी खिताब में कहा, जब उन्होंने यौम तकबीर पे जब वो इलेक्शन था पार्टी प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कहा कि मैं जब कुर्बानियों की बात आती, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया। देखिए मुस्लिम लीग नून ने तो किसी को कभी जमात से अलहदा नहीं किया या जमात छोड़ने का नहीं कहा, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। अता साहब, वन बेल्ट वन रोड जो अब ये प्रोजेक्ट है, क्या समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट को फाल करने में ये दौरा कोई संग मील साबित होगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान कब ग्वादर पोर्ट को उस तरह फाल करेगा जिस तरह एक उसका प्लान किया गया था। क्या इस दौरे के अंदर ये हाईलाइट्स में ही होगा और प्रेसिडेंट शी से किस दिन मुलाकात है? बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा अहम सवाल है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो इस खित्ते में गेम चेंजर समझा जाता है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा उस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आई है, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपने रोड नेटवर्क को एक्सपैंड किया है। आप गवादर पोर्ट को देख लें कि गवादर पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान का एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, एक वार्म वाटर पोर्ट है, दुनिया का एक अहम तरीन पोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस पे वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बात होगी और प्रेसिडेंट शी से 6 तारीख को मुलाकात होगी बीजिंग के अंदर। तो वो मुलाकात भी बड़ी अहमियत की हामिल है और उस मुलाकात में मैं समझता हूँ स्ट्रेटिजिक लेवल पे बहुत सी डिस्कशन होगी और पाकिस्तान कमिटेड है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ। और वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया के साथ भी एक इंटरेक्शन वहाँ भी रखा गया है कि उनका जाने से पहले भी हो रहा है, उसको भी ऑन एयर भी किया जाएगा, पब्लिश भी किया जाएगा। तो वो चीनी मीडिया से भी वहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी बताएंगे। और देखिए जो चीनी सिक्योरिटी है वो भी बहुत अहम जो है वो अहमियत की हामिल है। हम ये समझते हैं कि चीनी बाशिंदे हों, चीनी कंपनियां हों, उनकी सिक्योरिटी को लाजिम जो है वो हम यहाँ पे उस पर काम भी किया जा रहा है और उस हवाले से भरपूर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये श्योरिटी देती है कि हम चीनी सिक्योरिटी पे भरपूर तवज्जो देंगे और हर चीनी बाशिंदे की सिक्योरिटी को पाकिस्तान में इंश्योर किया जाए। सर आपने महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से बात की है कि महंगाई 11% पे आ गई है, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो बिजली का यूनिट फिर 3 रुपये 3.5 रुपये बढ़ गया है। गैस की कीमतें जो है ना वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। पासपोर्ट की फीस देख लें आप, वो भी 300 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? अगर तो खाने पीने की चीजें वो आज कम हुई हैं, 100 रुपए की है तो कल 200 रुपए की दोबारा हो जाएगी, वो वेरिएबल है। लेकिन जो आपके हक में जो हुकूमत के पास चीजें हैं वो अभी भी महंगी है, जिनमें खासतौर पर बिजली, गैस, पानी के बिल और इसके साथ जो है वो बाकी जो हुकूमत ने जो फीसें बढ़ाई हैं उनके ऊपर। देखिए एक तो मैंने कहा ना, मुस्बत खबरों को मुस्बत लिया करें। ये नहीं होता कि जी आज बढ़ गई तो आज कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। देखिए ये पूरा एक सिस्टम है। क्या होता है, रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ी, उसका डायरेक्ट महंगाई से ताल्लुक है, महंगाई कम हुई, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ये वन ऑफ इवेंट नहीं होता कि जी किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ, जकड़ के रखा हुआ महंगाई को एकदम छोड़ दिया फिर पकड़ लिया। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं कि जब रुपए की कदर मुस्तहकम होती है, जब स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स ऊपर जाते हैं, जब आपके मुल्क में इस्तेहकाम आता है मौशी तौर पे, जब आपका तजारती खसारा कम होता है, जब आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में बढ़ती है, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं
तो उसका महंगाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, महंगाई कम हो जाती है। अब कल ही आपने देखा कि वज़ीर तवानाई ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जून की सहमाही एडजस्टमेंट जो की गई है 4.65 रुपये की, जुलाई और अगस्त के बिलों में वो कम हुई है 93 पैसे से, जो कि अब हो जाएगी 3.72 पैसे। तो देखें, जो सहमाही एडजस्टमेंट भी की जा रही है उसमें भी अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई बात है कि जी आज जो है वो कम हुई तो कल बढ़ जाएगी। ये एक सिस्टम है पूरा, हर चीज़ दूसरे से मुताबिकत रखती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप पेट्रोल की कीमत देख लें, आलमी मंडी में कमी बिल्कुल वाक़ हुई है, मगर लोकली भी इन्फ्लेशन कम हुई है। 25 रुपये पिछले एक माह में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत खबरों को मुस्बत रखना चाहिए और अच्छी खबरों को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इस पे चंद रोज कबल सदर यूएई ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि यूएई ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि यूएई की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया उनके ट्विटर हैंडल की जानिब से। तो ये क्या तरीक़ेकार होगा? 10 अरब डॉलर कब आ रहे हैं इसके लिए? देखिए, उसका तरीक़ेकार ये होता है ना, ऐसे मुल्कों में, पता नहीं आपका कितना तजर्बा है गल्फ में, मैं तो 9 साल रहा हूँ यूएई में, मेरा बचपन सारा वहाँ पे गुजरा है, मेरी हाई स्कूलिंग दुबई की है, तो मैंने तो ये मुल्क बनते देखा है। 9 से 10 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। आप जो बात कर रहे हैं गलत इसलिए है कि उनकी सरकारी खबर रसां एजेंसी ने, मैंने जो प्रेस रिलीज जारी की बतौर वज़ीर इत्तलात, मैंने कहा कि यकीन दहानी। अच्छा, अब जो सरकारी खबर रसां एजेंसी मुत्तहिदा अरब इमारात की है, उन्होंने कहा यूएई एलोकेट्स 10 बिलियन, उन्होंने मुख्तस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उनकी खबर रसां एजेंसी मुख्तस कह रही है, मैं यकीन दहानी कह रहा हूँ। आप इन दोनों बातों को नहीं मान रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। भट्ट साहब सीनियर आदमी, बड़ी देर से लिहाज कर रहे हैं आप लोगों का। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि इदारों के दरमियान रिस्पेक्ट एक तनाव की कैफियत नजर आ रही है, इसके अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हो कि तनाव कैसे खत्म होगा? दूसरा सवाल, 9 मई के जो वाक़यात हुए, उसके जो भी मुल्ज़िमान है वो अभी तक अदालतों के अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं, और साथ ही ये हमूदुर रहमान वाला मामला भी आ गया। यूँ महसूस हो रहा है कि इस तरह इस जमात पीटीआई को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, मुसलसल केसों के अंदर जमानतें उनको दी जा रही हैं, लेकिन 9 मई के जो मुल्ज़िमान है अभी तक उनका कोई मेन मरकज मुलजिम को सजा भी नहीं दी गई। तो ये मामला क्यों लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो एक मरतबा फिर उसकी तरफ हो रहा है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान तनाव को कम करना चाहिए, और ये हमारे सियासी इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है, और मुल्क में एक साजगार माहौल हर हवाले से होना चाहिए। तो इसमें पिछले दिनों आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर पेश हुए थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, और उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर इस तनाव को कम करने के हवाले से भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल अपना किरदार अदा करेंगे जिस हद तक कर सके कि इस तनाव को हर हवाले से कम किया जाए। और पीटीआई की तरफ से इस पे सियासत भी की गई है, बयानात भी दिए गए हैं। हुकूमत ने ना कोई बयान दिया है, और इस तनाव को बढ़ाने में हुकूमत का कोई ऐसा किरदार नज़र नहीं आया और ना नज़र आएगा आपको। हम तो चाहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो एक अच्छे और मुस्बत तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और अपने अपने डोमेन में काम करें। उस पर किसी को कोई ना इतराज़ है, ना इसमें कोई हर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ये तनाव कम होगा। जहाँ तक 9 मई का सवाल है, देखिए जो महज़ब माशरे हैं दुनिया के, जहाँ के अदल व इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं, लंदन राइट्स होते हैं तो 2-3 हफ्तों के अंदर मुल्ज़िमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। कैपिटल हिल के ऊपर अटैक होता है तो स्पीकर की कुर्सी पर पैर रख के बैठने वाले शख्स को 14 साल कैद की सज़ा दी जाती है, और चंद माह के अंदर उन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा है कि साल से ऊपर हो गया है, 9 मई के केसेस मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच रहे। तो जिन जिन अदालतों में ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, उन अदालतों को चाहिए कि अदल व इंसाफ को मलूज़ खातिर रखते हुए इनका कुछ ना कुछ फ़ैसला करें। एविडेंसेस मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हुई है, वीडियो फुटेज मौजूद है, कौन कहाँ था, क्या किया, कितने घंटे मौजूद रहा, किस किस लोकेशन पे तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया गया। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को कोई रिलीफ मिलने वाला है, रिलीफ नज़र आ रहा है। साइफर का केस इररिफ्यूटेबल एविडेंस खुद लहराया कि ये साइफर है मेरे हाथ में, पूरी दुनिया गवाह है। 190 मिलियन पाउंड का केस है, अभी सारे चैनल म्यूट कर देंगे मुझे। वो प्रॉब्लम ये है कि
5-5 कैरेट की अंगूठियाँ कौन मांग रहा था, क्यों मांग रहा था फाइलों को पहिए लगाने के लिए। और जब ये 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगी गई थी तो फिर अलकादिर की ज़मीन किसने ली, क्यों ली। बनी गाला के अंदर कई सौ कनाल ज़मीन फराह गोगी ने क्यों मलिक रियाज साहब से ली। और मलिक साहब कहते हैं जी मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो दबाव डाल रहे हैं। आप एक केस में देखें भट्ट साहब, अगर मेरे पे आज केस हो जाए और मैं शामिल तफ्तीश ही ना हूँ तहकीकाती इदारे के पास, मैं एक दिन अदालत ना जाऊँ और मैं मुल्क से बाहर बैठा हूँ और अपने तमाम लोगों को कहूँ किसी ने पेश नहीं होना, और उसके बाद मैं कहूँ मेरे पे एक प्रेशर है, एक दबाव है कि मैं वादा माफ गवाह बनूँ, मैं तो अदालती प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं तो तहकीकाती इदारे के पास पेश ही नहीं हुआ, तो फिर मेरे पे प्रेशर किसने डाला है कि आप वादा माफ गवाह बने। वादा माफ गवाह तो वो बनता है जो गवाह बना हो, जो गवाह ही नहीं बना तो उसने वादा माफ क्या बनना है। वायदा है उससे कहाँ तक पहुंच चुका है जो आपका नेक्स्ट लेवल पे जाना था, उसमें जरा कम हुआ। इसमें ये भी शामिल कर दीजिएगा, आपने बात की कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सियासत की बात नहीं करते हैं। आपकी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 2/3% जो है वो आपका सैलरी तक का आपका टैक्स देता है, जबकि आपका जो बिजनेसमैन है वो टैक्स देते हैं ना कारोबार करता है। ही प्रेफर टू डू सट्टा, ठीक है, सट्टे से पैसे कमाते हैं, निकल जाता है। आपने उनकी टैक्स कलेक्शन के लिए क्या इक़दाम किए या फिर उन्हें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक तो IMF एक मुस्बत प्रेस रिलीज देके गया था और मैं इस मामले पे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बड़े हसास मामला हैं। उन्होंने एक अच्छे पैराए में बात करके वो गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। देखिए दूसरी बात ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जी कारोबारी तबका टैक्स नहीं देता। अच्छे एक्सपोर्टर्स, अच्छे टैक्स पेयर्स मुल्क में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक सेरेमनी की पिछले दिनों, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को उन्होंने अवार्ड किया। वो बात आपकी दुरुस्त है कि कई अवार्ड, एक ही बंदे ने 3-3 अवार्ड भी लिए क्योंकि हाईएस्ट टैक्स उन्होंने दिया हुआ था। बिल्कुल नॉन फाइलर्स की, ब्लैक इकॉनमी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सारी तिजारत ऐसी है जो ऑफ द बुक्स होती है, आपके सामने है। आपको मैं इलाके लाहौर के बता दूंगा जहाँ पे ये इस वक्त फोकस ये है कि फाइलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। देखिए मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि टैक्स ना देने वाले कारोबारी हजरात की सिम्स ब्लॉक हुई है। बड़ा शोर था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ये जितनी आपके टेलकोज हमारे पास आए कि जी ये काम ना करें, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, आप सिम बंद करने जा रहे हैं, ये ज्यादती है। सिम बंद की ना, सिम बंद करने से क्या हुआ कि लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ये जहाँ पे अच्छे टैक्स पेयर्स हैं सर आंखों पर, उनका भरपूर ख्याल किया जाएगा, उनको हर हवाले से फैसिलिटेट अकोमोडेट किया जाएगा। उन कारोबारी ज़रात को जो टैक्स नहीं देते उनके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। एक वक्त आएगा अगले साल सवा साल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगी, ये मशीनें ये काम करेंगी और इसके लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। और ये जो कंपनी इंगेज की गई है, मैकेंजी कॉरपोरेशन को इंगेज किया गया FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए। अब मैकेंजी दुनिया की टॉप कंसल्टेंट फर्म है और उससे बेहतर कंसल्टेंसी फर्म दुनिया में बहुत कम है जो ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संजीदगी है इस चीज़ पे और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करके दम लेंगे और इस पे पूरी तवज्जो मरकूज़ है और बड़ी संजीदगी से 24 घंटों में 18 घंटे काम हो रहा है। तो इतना काम मैंने पहले होते नहीं देखा। लास्ट क्वेश्चन को अभी तक जो है वो खत्म कर दिया गया, अभी तक वो इस पर अभी हतमी फैसला नहीं आया। आज उस पर जब हतमी को बात होगी आपसे शेयर कर लेंगे। हम पूरी उम्मीद हैं कि वो मामला इंशाल्लाह ताला हल होगा। अच्छा तासिफ, ये भी बता दें, आपने कहा चीन वाले पाकिस्तान वालों को अपने जो लोग हैं उनको वीजा नहीं दे रहे पाकिस्तान तक क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो क्या इस दौरे में इसमें भी गुफ्तगू होगी? देखिए सिक्योरिटी पे मैंने बात की, चीन बिल्कुल कतन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। बिशाम का जो वाक़या हुआ था उसकी भरपूर तहकीकात हुई है और वो चाइनीज़ हुकाम से शेयर कर ली गई है। कल भी लाहौर में एक चीनी कंपनी आई थी, मेरे इल्म में है, उनको सिक्योरिटी के हवाले से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनकी कोशिश होती है हम बाहर जाएं, तो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, भरपूर सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई उनको ख़तरात या ऐसे मामलात हैं। चीनी सिक्योरिटी पे वज़ीर आज़म ने 4 मीटिंग्स ली हैं और आर्मी चीफ उन मीटिंग में शरीक हुए, टॉप सिक्योरिटी पैराफिलियन मीटिंग में मौजूद था और जितनी तवज्जो पिछले 1 माह में चीनी सिक्योरिटी को दी है इकॉनमी के बाद, मैं समझता हूँ दूसरा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो मिली है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमने तमाम उनके खदशात दूर किए
एंड द चाइनीज एम्बेसडर इज वेल ब्रीफ्ड ऑन दीज मैटर्स, तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।